बॉडीज, गोल्जी बॉडीज भी कहेंगे इसको, इसको गाल्जी काई भी कहेंगे, गाल्जी काय, या गोल्जी कॉम्प्लेक्स भी कहेंगे इसको। कॉम्प्लेक्स इसलिए कह रहे हैं कि बहुत सारे होते हैं कॉम्प्लेक्स, एक बड़ा जटिल वो बना लेते हैं समूह सा। गोल्जी बॉडीज या गोल्जी पिंड एक ही बात है, सबका नाम गोल्जी शब्द जरूर आएगा। जहां हमारा केंद्रक होता है, ये केंद्रक के ठीक बराबर से ये रखे रहते हैं प्लेट की तरह। इस तरह की प्लेट होती है कि उत्तल भाग उसका केंद्रक की तरफ होता है। वो बात अलग है कि इसमें नहीं दिखाया है। जनरली उत्तल भाग केंद्रक की तरफ होता है, ज्यादातर का ट्यूब जैसी होती है, ट्यूब जैसी प्लेट ऐसी रखी रहती है केंद्रक के बराबर में। पहले समझ लो, उसके बाद नोट कर लेना क्या क्या नोट करना है। इस तरह से रखी, क्योंकि बनाओगे तो फिर ये सब थोड़ी बनाना है, केवल समझ लो केंद्रक के बराबर से ये प्लेट की तरह उत्तल भाग किधर को रहता है, केंद्रक की तरफ को। यही क्वेश्चन आता है, उत्तल भाग किधर को, वो केंद्रक की तरफ रहता है। अब ये जो है गोल्जी पिंड, ये काम क्या करेगा? तो सबसे पहले तो इसको ट्रैफिक पुलिस कहा जाता है, ट्रैफिक पुलिस कहा जाता है इसको, और इसी को पोस्टमैन कहते हैं, पोस्टमैन। तो ये दो इसके उपनाम है, पुस्का का ट्रैफिक पुलिस, पुस्का का पोस्टमैन। क्यों कहा जाता है पोस्टमैन? क्योंकि ये यहां से कोई सूचना लेकर के जाता है, कोई भी चीज, हाँ, मैसेजिंग का काम करता है, इसलिए पोस्टमैन इसको कह देते हैं। ये चेक भी करता है किसको जाने देना चाहिए, किसको नहीं जाने देना चाहिए, इसलिए इसको ट्रैफिक पुलिस भी कहते हैं। अब इसके अंदर क्या क्या खास बात है, ये टूट करके, यही चीज टूट करके क्या क्या काम करेगा? ये सबसे पहला काम करता है मॉडिफिकेशन। मॉडिफिकेशन किस चीज का? प्रोटीन का और लिपिड का। मतलब अगर प्रोटीन और लिपिड, प्रोटीन किसने बनाया? राइबोसोम ने। अगर राइबोसोम ने प्रोटीन गलत बना दिया, गलत तरीके से बन गया, गलत प्रोटीन बन गया, तो उसमें संशोधन करता, उसको ठीक करता है। तो सबसे पहला काम इसका मॉडिफिकेशन, संशोधन। और लिपिड में भी, लिपिड कहां बना? ईआर में, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। कौन सी वाली में? स्मूथ वाली में। स्मूथ वाली जो रेटिकुलम है एक काम और करती है, लिपिड भी बनाती है, वसा भी बनाती है, जो जहर होते हैं, टॉक्सिन्स होते हैं बॉडी के, उनको फिनिश करती है। क्वेश्चन बन जाएगा कि हमारे लिवर में अगर जहर है तो उसको कौन खत्म करेगा? ईआर करेगी। कौन सी? स्मूथ वाली करेगी। और जो जो रफ वाली होती है उस पर राइबोसोम होता है, वो क्या बनाएगी? वो प्रोटीन बनाएगी। अगर ये दोनों चीजें गलत बन गई हैं तो उसका मॉडिफिकेशन कौन करेगा? गोल्जी बॉडीज करेगा। चेक कर लिया, चेक कर लिया, पुलिस का काम कर दिया उसने, ये पुलिस का काम हो गया एक तरह से। दूसरा काम है, ये सॉर्टिंग करती है, वर्गीकरण करती है, कि एक तरह से जैसे तमाम पार्सल आए तो पहले पार्सल की छटाई होती है कि कौन सा पार्सल किधर जाएगा, कौन सा पार्सल यहाँ लोकल का है, कौन सा पार्सल कहीं बाहर का, विदेश का है। तो इस तरह से छटाई का काम पोस्टमैन का काम किया, छटाई का काम। एंड पैकेजिंग, उसकी पैकेजिंग की जाएगी कि एक पैकेट एक तरफ जाना है तो उसको एक जगह बांध दिया, तो पैकेजिंग भी करेगा। पैकेजिंग भी कर रहा है, सॉर्टिंग भी कर रहा है, किसका? पदार्थों का। अगला काम है इसका ट्रांसपोर्ट, परिवहन करना। तो परिवहन भी वेसिकल्स के माध्यम से छोटे छोटे पैकेट बन जाते हैं। पैकेट किसके बनेंगे? जैसे ये वाला पैकेट बन गया, ये छोटे छोटे पैकेट बना के इनको अलग करके भेज देता है कि ले जाओ तुम। इस तरह से इसमें से पैकेट भी बनते रहते हैं। एक तरह से ये समझ लो ये पॉलीथीन है, पॉलीथीन है, पैकिंग करो और भेज दो, पैकिंग करो भेज दो, ये काम ये यहां से करता रहता है। अगला काम है लाइसोसोम का निर्माण। जो लाइसोसोम है वो यहीं बनते हैं, बना और टूट के कहीं भी घूम रहा है, टूटा फिर कहीं घूम रहा है, टूटा कहीं घूम रहा है। हो सकता है उसमें पैकेजिंग करके लेके जा रहा हो, या वो लाइसोसोम बन गया हो। लाइसोसोम के अलावा कुछ चीजें और भी बनती हैं, जैसे कि एक्रोसोम। एक एक्रोसोम का भी निर्माण यहीं होता है। एक्रोसोम का निर्माण, लाइसोसोम का निर्माण। एक्रोसोम बाद में चल के स्पर्म में काम आएगा, एक्रोसोम।
ये एक्रोसोम का निर्माण होता है, लाइसोसोम का निर्माण होता है, और छोटी छोटी ऑर्गेनल्स जो होती हैं उनका भी निर्माण यहाँ हो जाता है। तो ये इसके काम है। अब लिख लो, सबसे पहले एक ऐसा छोटा सा डायग्राम बनाओ, 2-3 लगा बनाओ बस, केवल या केंद्रक बना दो, बस पर्याप्त है। और बना करके साइड में लिख दो ट्रैफिक पुलिस, पोस्टमैन, और नीचे 5 काम, ये बस समझ लो, रहने दो। हाँ हाँ ये ठीक है, टाइम बच जाएगा, आगे बढ़ जाओ। रहने दो, आगे बढ़ जाओ। केवल इतना सा काम करना है। क्या काम हो गया? श्रावण। एक काम और लिखेंगे अलग से, श्रावण। श्रावण किस चीज का? बताइए किस चीज का श्रावण हो सकता है? गोंद, जिलेटिन, और बताओ, रेजिन, रेजिन और हार्मोन। इनका जो श्रावण करना है, पौधे में से तमाम चीजें निकलती रहती है, श्रावित होती रहती हैं, वो सब कहां से श्रावित होकर के आएंगी? गोल्जी बॉडी से ही श्रावित होकर के आएंगी। ये मेन काम हो गए। और आगे बढ़ जाइए, हम बात करेंगे वैक्यूल की। वैक्यूल को रसदानी भी कहेंगे, या इसको रिक्त का भी कहेंगे, रिक्तिका। मतलब एक खाली झिल्ली सी होती है, एक पॉली बैग सा होता है। अंतर क्या है कि जो पादप कोशिका होती है उसमें बड़ी होती है, और जो जंतु कोशिका होती है उसमें छोटी होती है, और कई कई भी हो सकती है, कई कई भी हो सकती है। लेकिन पादप में सिर्फ एक ही होगी, बड़ी होगी। और जब बड़ी होगी तो लगभग 80-90% जो पार्ट है वो खुद ही घेर लेगी, और केंद्रक एक साइड को चला जाएगा। जबकि यहाँ केंद्रक बीच में रहता है, और ये ज्यादातर पूरे में, पूरी बॉडी में छितरी हुई रहती। तो एक तो यही अंतर हो गया दोनों वैक्यूल में, ये वैक्यूल बड़ी होती। इसके अंदर का जो रस होता है उसको क्या बोलते हैं? सेल सेप। सेल सेप मतलब कोसा रस। देखो, अब कई नाम हो गए। एक कोश का रस है, एक एक कोश का द्रव था जिसको साइटोप्लाज्म कहा गया, एक ओवरऑल रस था जिसको प्रोटोप्लाज्म कहा गया। पूरे का रस निकाल दिया प्रोटोप्लाज्म, न्यूक्लियस का रस निकाल दिया न्यूक्लियोप्लाज्म, और केवल केवल न्यूक्लियस के बाद का और यहाँ का रस निकाल लिया तो साइटोप्लाज्म, और केवल रिक्त का निकाल लिया तो सेल से। देखिए कितने नाम हो गए। ये रसों के नाम पूछ लेता है। अब ये क्या काम करेगी? जैसे थैली है तो थैली वाला ही काम करेगी, थैली का ही काम करेगी। तो एक तो ये स्टोरेज का काम करेगी, एक स्टोरेज का काम करेगी, दूसरा टर्जिडी देगी, टर्जिडी मतलब दृढ़ता देगी, उसको मजबूती देगी, दबने से बचाएगी। तो अभी केवल 2 ही काम कीजिए, स्टोरेज का और टर्जिडी का काम। ये रसदानी का है। रसदानी एक होती है पादप में, अनेक होती है जंतु में। बड़ी होती है एनिमल में, छोटी होती है जंतु में। बस इतना रखिए, इतना करने के बाद में करेंगे। अब आइएगा सेंट्रोसोम पर। सेंट्रोसोम में बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, क्योंकि सेंट्रोसोम या इसको केंद्रक काय या इसको तारक काय भी कह देते, और ये केवल किस में मिलता है? केवल जंतु में, पौधे में ये नहीं होता। और इसको देखेंगे तो ये थोड़ा सा ऐसा नहीं दिखाई दे रहा, टी आकार बना रहा है। एल नहीं होता, ये टी आकार का होता है। ये पीछे भी रहता है थोड़ा सा। टी आकार इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें 2 सेंट्रियोल होते हैं। एक सेंट्रियोल दूसरे पे 90 डिग्री पर रहता है। एक सेंट्रियोल, ये सेंट्रियोल है एक, और ये दूसरा सेंट्रियोल है, इनको सेंट्रियोल कहते हैं। पूछता है एक तारक काय में कितने सेंट्रियोल होते हैं? 2 सेंट्रियोल होते हैं, और दोनों सेंट्रियोल के बीच में 90 डिग्री का कोण रहता है। ये जो सेंट्रियोल है ये पीछे तक होगा, तो जब पीछे तक होगा तो टी आकार बन जाएगा, टी के आकार का। पूछता है ये टी के आकार का होता है, इसमें ये केंद्रक से कैसे टी बनाता है?
न्यूक्लियस से उल्टा टी बनाता है या सीधा टी बनाता है? ये हमेशा उल्टा टी बनाता है। देखिए वो गोल्जी कॉम्प्लेक्स भी उल्टा ही रखा था और ये भी उल्टा ही रखा है। केवल जंतु मिलेगा पौधों में। और क्या इसका काम क्या है? इसका काम है जब ये सेल डिवाइड होगी, सेल जब डिवीजन होगा, जब एक सेल दो सेल बनाने की स्थिति में आएगी तो ये स्पिंडल फाइबर बनाता है। इसका जो मेन काम है वो कोश का विभाजन के समय स्पिंडल फाइबर बनाना है। स्पिंडल फाइबर का मतलब है कि जब इसके अंदर डीएनए, जैसे गुणसूत्र बोलते हैं, गुणसूत्र खींचेगा तो उसको खींचने का काम करेगा ये, क्योंकि उसके दो पार्ट कर रहे हैं ना भाई। डॉटर सेल जब बनेगी तो बराबर गुणसूत्र जाएंगे, तो बराबर कौन लेके जाएगा? बराबर खींच के यही लेके जाएगा। तो सेंट्रियोल किस में काम आता है? विभाजन में मदद। और केवल जंतु में पाया जाता है, पौधे में नहीं पाया जाता। मुंह धुलने की जरूरत नहीं है, यहीं आ जाओ। अब आ जाओ सबसे बड़े अंग केंद्रक पर। ये सबसे बड़ा अंग है केंद्रक। केंद्रक, न्यूक्लियस, ये सबसे बड़ा अंग होता है। और ये अंग केंद्रक डबल लेयर होता है। पीछे डबल लेयर की किसमें बात की थी? माइटोकॉन्ड्रिया। इसके भी डबल लेयर होता है, पूरा डबल लेयर होता है। ये डबल लेयर इसको मत समझिए, ये तो इसको घेरने के लिए ये है केंद्रक। देखिए डबल लेयर है, ये देखिए ये डबल लेयर है, डबल लेयर है। तो अंदर इसके जो घोल होता है उसको क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोप्लाज्म या केंद्रक द्रव कह लीजिए। अंदर एक द्रव होता है जिसको न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। और जो बाहर का जो आवरण होता है, जो बाहर का आवरण होता है उसको न्यूक्लियर एनवलप कहते हैं। और एक छेद होता है इसमें, क्योंकि बाहर से तमाम खनिजों का अंदर बाहर आना जाना वो सब होगा। कौन से अंग से होगा? केंद्रक पोर, न्यूक्लियर पोर, केंद्रकीय रंध्र से होता है। और एक कोशिका से, मान लीजिए ये कोशिका है, एक कोशिका से दूसरी कोशिका के अंदर आदान प्रदान कौन से अंग से होगा? प्लाज्मोडेस्माटा। एक कोशिका से दूसरी कोशिका के बीच में कोई चीज आएगी जाएगी, प्लाज्मोडेस्माटा। कोशिका के अंदर, केंद्रक के अंदर जो आएगी जाएगी न्यूक्लियर पोर से। कौन लेके जाएगा? ईआर। ईआर के माध्यम से जाएगा, ईआर के माध्यम से ही यहां जाएगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के माध्यम। अब यहां बात आती है कि जो अंदर घोल होता है उसके अंदर एक और केंद्रक जैसा ही होता है जिसको बोलते हैं न्यूक्लियोलस, या इसको केंद्रिका, इसको केंद्रिका बोलते हैं, केंद्रिका। तो ये जो केंद्रिका है और ये जो इसमें जो घोल है, इसमें तमाम धागे धागे से तमाम लिपटे रहते हैं। इस धागे धागे को बोलते हैं क्रोमेटिन नेटवर्क या क्रोमेटिन धागे, क्रोमेटिन धागे, थ्रेड भी कह सकते हैं। ये क्रोमेटिन धागे आगे चल के छोटे हो जाते हैं। जब छोटे होंगे तो मोटे हो जाएंगे, मोटे हो करके यही क्या बनाते हैं? गुणसूत्र। तो जो क्रोमोसोम है उनकी बेसिक जो स्टेज है वो क्रोमेटिन थर्ड होती। तो क्रोमेटिन धागे होंगे और इसी में ही डीएनए होंगे, इसी में ही आरएनए। तो डीएनए और आरएनए कहां होते हैं? केंद्रक द्रव में, केंद्रक के अंदर। क्लियर? काम क्या क्या है? सबसे पहला काम, ये पूरे पूरे सभी सिस्टम पर कंट्रोल रखेगा, कंट्रोलर। तो पहला काम इसका कंट्रोलर, सभी गतिविधियों पर नियंत्रण। दूसरा जो हेरिडिटी है, जो माता पिता के लक्षण हैं उनको आगे की पीढ़ी में ले जाने का काम कौन करेगा? डीएनए करता है,
मतलब ये करता है क्रोमेटिन धागे गुणसूत्र करते हैं, और गुणसूत्र किसके अंदर है? केंद्रक के। तो यहां कौन काम करेगा? केंद्रक करेगा। तो इस लक्षणों को आगे पहुंचाने का काम केंद्रक करेगा। डीएनए का संरक्षण, पीढ़ी दर पीढ़ी संचरण, डीएनए को कौन संभाल के रखेगा? केंद्रक संभाल के रखेगा। और राइबोसोम का निर्माण, कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन, करने की अभी फिलहाल जरूरत नहीं है। राइबोसोम का संश्लेषण कौन करता है? राइबोसोम। राइबोसोम का निर्माण कौन करता है? केंद्रक में। राइबोसोम का निर्माण कहां होता है? केंद्रक के अंदर। यह निर्माण कह रहा है, वहां संश्लेषण कह रहा था। और कोशिका के विभाजन को नियंत्रण कौन करता है? कौन करता है? नियंत्रण। नियंत्रण कौन करता है? केंद्रक करता है। तो सीधा सीधा मतलब हो गया, रिएक्शंस को नियंत्रण कौन करेगा? केंद्रक करेगा। क्लियर? कोई कंफ्यूजन हो तो बताओ। और ज्यादा कोई चीज मत देखना इसमें। अभी ये क्वेश्चन बाद में कंफ्यूजन के साथ बनेंगे, सेकंड राउंड में कराएंगे। ठीक। अब बहुत खास चीज पर आ जाए, ये इसी का अगला पार्ट चालू होता है, सेल कोशिका चक्र। ये बहुत खास चीज है। क्या मतलब है कोशिका चक्र का? कोशिका चक्र का मतलब है कि कोशिका विभाजन करेगी ना, एक कोशिका से दो कोशिकाएं बनेंगी, दो से चार बनेंगी, अगली पीढ़ी में चलती जाएंगी। तो कोशिका विभाजन जब होगा और उसके बाद अगला विभाजन होगा, तो इन दोनों के बीच की कुछ टाइमिंग होगी ना, एक साइकिल चल रही है ना, वो साइकिल क्या है? कोशिका चक्र है। तो विभाजन जो होता है इसमें एम फेज में जाकर के होता है। एम फेज। एम फेज किसकी है? विभाजन की स्टेज। तो क्वेश्चन बनता है कि कोशिका चक्र में विभाजन की स्टेज कौन सी है? वो है एम फेज। इसके अलावा जो बाकी बची, बाकी कौन सी बची? ये जो बाकी इतनी जो बची, ये सब पूरी, इसको बोलते हैं इंटरफेस। इंटरफेस। इंटरफेस का मतलब हो गया इंटरवल। विभाजन के बाद का जो फेस है वो इंटरवल फेस, आराम करने का फेस, तैयारी करने का फेस। विभाजन कहां हो रहा है? एम फेस में। विभाजन के अलावा जो बाकी बची, इंटरफेस। अब इंटरफेस अकेली नहीं होती है, इंटरफेस में एक G1 होती है, एक एस फेस होती है, एक G2 होती है, तीन होती है। क्वेश्चन बनेगा कि इंटरफेस में इनका क्रम क्या है? G1 S G2। तो ऐसे कर लो, G1 S G2 M, G1 S G2 M, ये क्रम से चलती है। यही सेल साइकिल। सेल साइकिल का मतलब इंटरफेस, इंटरफेस प्लस एम फेस, ये क्या है? सेल साइकिल। और इंटरफेस मतलब G1 प्लस S प्लस G2, या ये भी कह सकते हैं सेल साइकिल मतलब G1 प्लस S प्लस G2 प्लस M, ये भी कह सकते हैं। तो इनमें काम क्या होगा? अगर G1 की बात करेंगे तो G1 में केवल तैयारी चालू करती है, तैयारी स्टार्ट करती है, उसका विभाजन के लिए अपनी सिर्फ तैयारी चालू करती है। जब तैयारी चालू करेगी तो कुछ साइज में बढ़ जाएगी, साइज में बढ़ जाएगी, डीएनए की कॉपी करनी चालू कर देगी, डीएनए की फोटोकॉपी चालू हो जाएंगी, प्रतिकृति बननी चालू हो जाएगी, फोटोकॉपी चालू हो जाएंगी। और प्रोटीन, चूंकि प्रोटीन की जरूरत पड़ेगी, आरएनए की जरूरत पड़ेगी, तो ये और ज्यादा बनेगा, तेजी से बनेगा। तो केवल तैयारी चालू। जब एस फेज में पहुंचेगी तो रिप्लिकेशन पूरा हो चुका होगा, डीएनए जितना रिप्लिकेट होना होगा, फोटोकॉपी होनी होंगी, हो चुका होगा। तैयारी चालू की, यहां काम हो गया।
तो डीएनए बढ़ेगा तो क्या क्रोमोसोम भी बढ़ेंगे? क्रोमोसोम बढ़ेंगे? नो। क्रोमोसोम जितने हैं उतने ही रहेंगे। मनुष्य में कितने होते हैं? 46। तो 46 ही रहेंगे। अगर क्रोमोसोम बढ़ गए तो फिर मानव नहीं रहेगा, वो मानव का कुछ और बन जाएगा, क्योंकि हर जंतु में गुणसूत्र की संख्या अलग अलग होती है। तो सिर्फ गुना क्या होगा? डीएनए। डीएनए बढ़ता है कितने गुना? 3 गुना, 5 गुना, 10 गुना? नहीं, केवल 2 ही गुना बढ़ेगा। ठीक 2 ही गुना बढ़ेगा डीएनए। केवल डीएनए बढ़ता है, गुणसूत्र नहीं बढ़ता है। क्रोमोसोम टूटता है, क्योंकि क्रोमोसोम जो था धागे में, जो धागे के रूप में था क्रोमेटिन धागे, वो क्या हो गया? सीधा हो गया, छोटे छोटे टुकड़े बन गए। कुछ समय के बाद इसके अंदर क्रोमोमियर बन जाता है, बीच में और मोटा हो जाता है। कुछ समय के बाद इसके दोनों पार्ट अलग अलग हो जाते हैं। इसके ये जो पार्ट हैं ये अलग अलग हो जाते हैं। जब ये दोनों पार्ट अलग अलग हो जाते हैं तब इसको बोलते हैं गुणसूत्र। गुणसूत्र बोलेंगे अब इसको। ये था क्रोमेटिन धागा और ये है पूरा क्रोमोसोम। तो क्रोमोसोम यहां बन जाएगा। और इसके जो 2 पार्ट है ये क्या है? क्रोमोटिड हैं। तो क्रोमोटिड कितने बने? 2। 1 से 2 क्रोमोटिड बनते हैं। तो क्रोमोटिड डबल 2 बन जाते हैं, डीएनए डबल हो जाता है। और जब G2 में जाते हैं तो ये बिल्कुल तैयार हो जाती है टूटने के लिए। ये अपने आप को बिल्कुल तैयार कर लेता है विभाजन के लिए, और यहां जाकर के विभाजन हो जाता है। तो कहां बंटती है कोशिका? एम फेस में जाकर के। और कहां रेडी होती है? G2 में। तैयारी कहां चालू करती है? G1 में। और एस फेस का मतलब है रिप्लीकेशन, फोटोकॉपी हो गई। मतलब डीएनए जो बढ़ना था बढ़ गया। तो डीएनए कहां बनता है? डीएनए की फॉर्मेशन कहां होती है पूरी तरह से? वो एस में होती है, डीएनए को अगर पूछता। क्लियर हो गया? यहां से क्वेश्चन खूब पूछे जाते हैं। अब यहां पर आ जाइए, जो हम एम फेस की बात कर रहे थे, एम का मतलब था माइटोसिस या मियोसिस, मतलब विभाजन। एक मियोसिस होता है, एक माइटोसिस होता है। क्या है इन दोनों में अंतर देख लीजिए। माइटोसिस एक होता है मियोसिस। मियोसिस, मियोसिस का मतलब है एक होता है समसूत्री और एक होता है अर्धसूत्री। अर्धसूत्री का मतलब है गुणसूत्र आधे, जो गुणसूत्र थे वो आधे रह जाते। और समसूत्री का मतलब गुणसूत्र पूरे होते हैं। हमें मालूम है मनुष्य में कितने गुणसूत्र होते हैं? 46। 46 का मतलब 23 जोड़ी। और 23 जोड़ी में 2 तरह के होते हैं। 22 जोड़ी एक जैसे होते हैं और एक जोड़ी एक जैसा होता है। जो 22 जोड़ी होते हैं वो ऑटोसोम होते हैं। ऑटोसोम का मतलब हो गया हमारे हाथ पैर में जो सेल्स हैं उनमें ये 22 जोड़ी होते हैं। और जो ओवरी ओवरी स्पर्म में जो होते हैं या पौधे के अंडाशय में जो होते हैं वो कौन से होते हैं? एक जोड़ी होते हैं। तो ये 22 जोड़ी में माइटोसिस होगा, एक जोड़ी में मियोसिस। केवल इतना सा अंतर है इन दोनों। माइटोसिस होता है इसमें ये 4-5 फेज होती है। 5 फेज कौन सी होती है? प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। याद ना आए तो कोई फर्क नहीं है। देखो ये शुरू किया ना, तो प्रोफेज। बीच की कौन सी है? इसलिए मेटाफेज। एना मतलब दूर दूर, एना मतलब दूर दूर, ये दूर दूर भागते हैं। ये बिल्कुल टेल पे पहुंच चुके होते हैं, मतलब 2 बन जाती हैं ये, तो विभाजन हो जाता है। तो क्वेश्चन यहां से आएगा कि बीच की अवस्था क्या है? मेटाफेज। मेटाफेज में क्या होता है? ये जो गुणसूत्र हैं ये बिल्कुल ठीक बीच में आ जाते हैं। इसको बोलते हैं इक्वेटर। जैसे अगर मान लो ये पृथ्वी है तो पृथ्वी का इक्वेटर, इक्वेटर पर आ जाते हैं। और उसके बाद में ये खींचता है कौन? सेंट्रोसोम। जो सेंट्रोसोम बताया था कि स्पिंडल फाइबर बनाता है, ये रहा स्पिंडल फाइबर। स्पिंडल फाइबर
ये स्पंडल फाइबर इसको खींचते हैं, और खींचने के बाद में यहाँ जो जो बटती है कोशिका, तो दो तरीके होते हैं। एक तो ये बीच में ये गड्ढा सा हो जाता है, और होने के बाद ये कट हो जाती है, ऐसा होता है जंतु में। और अगर ये पौधा है तो बीच में एक प्लेट लग जाती है, बीच में एक दीवार बन जाती है, ये होता है पौधे में। तो इसको बोलते हैं सेल प्लेट। सेल प्लेट। तो क्वेश्चन आता है सेल प्लेट के द्वारा विभाजन किसमें होता है? सिर्फ पौधे में होता है। और जंतु में ये जो बीच में कट लग करके दोनों अलग अलग होते। तो एक क्वेश्चन आया, स्टार्टिंग कहां से हुई? प्रोफेज से, और एंड कहां हुआ? टीलोफेज से। टीलो बिल्कुल लास्ट, टेल, टेल पर पहुंच जाता। तो विभाजन की एक है समसूत्री विभाजन की माइटोसिस, और एक है मियोसिस। मियोसिस में थोड़ा सा अलग हो जाता है। देखिए मियोसिस में क्या होगा? लास्ट में चल करके कितनी सेल बनेंगी? 4 बनती है, 4 बनती है। और इसमें कितनी बनती हैं? इसमें 2 बनती है। 2 बनेंगी तो गुणसूत्र समान रहेंगे, लेकिन जब यहां 4 बनेंगी तो गुणसूत्र की संख्या कितनी रह जाएगी? आधी रह जाएगी। इसमें 46 नहीं, 23 रह जाएगी। फिर पूरी कैसे होगी? पूरी ऐसे होगी कि 23 जोड़ी आते हैं हमारी माँ की तरफ से, 23 जोड़ी, और 23 जोड़ी आते हैं पिता की तरफ से, तो फिर से ये 46 हो जाता। तो क्वेश्चन बनता है कि अर्धसूत्री विभाजन में जब गुणसूत्र की संख्या आधी रह जाती है, तो फिर बच्चे में आधी क्यों नहीं रहती? वो इसलिए आधी नहीं रहती जाइगोट में, क्योंकि दोनों तरफ से 23-23 आकर के वो फिर से पूरी हो जाती है। तो क्वेश्चन पूछता है किस स्टेज पे जाकर के पूरी होती है? तो हम बताएंगे जाइगोट में जाकर के। जाइगोट मतलब भ्रूण, 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 जाइगोट, एम्ब्रियो। एम्ब्रियो से पहले जाइगोट होता है ना, तो जाइगोट में जाकर के ये पूरी हो जाती है। तो इस तरह से ये हो गया मियोसिस। एक क्वेश्चन यहां और बनेगा, ये गुणसूत्र आपस में जो आदान प्रदान कर लेते हैं। आदान प्रदान का मतलब है कि जैसे ये पिता की तरफ से आया ये वाला गुणसूत्र, ये माँ की तरफ से आया गुणसूत्र, तो इनके खंड जब पास पास आते हैं तो इसका खंड इस पे, इसका खंड इस पे, इस तरह से एक्सचेंज हो जाते हैं। एक्सचेंज होने के बाद में गुण भी एक्सचेंज हो जाते हैं। तो पूछता है किस जगह पर ये एक्सचेंज करते हैं? तो यहां पर लिखेंगे पैकाइटीन। एक पैकाइटीन की अवस्था आती है जहां पर क्रॉसिंग ओवर होता है। क्रॉसिंग ओवर का मतलब हो गया कि गुणसूत्रों के खंडों का आदान प्रदान, एक्सचेंज हो जाता है। एक ये क्वेश्चन यहां पर बनता है। एक यहां पर और कर लीजिए, डीएनए से। एक यहां पर और कर लीजिए, जैसे कोशिका के अंदर ये क्या था? क्रोमेटिन धागे। ये क्रोमेटिन धागे जैसे ही अलग हुए, इसमें से टूट करके मोटे हो गए, और मोटे होने के बाद में इसके बीच में एक क्या चीज आ गया? सेंट्रोमियर आ गया। सेंट्रोमियर। पूछ लेता है गुणसूत्र का मध्य भाग क्या कहलाता है? सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर से ये जो खंड हैं, ये खंड डबलिंग में चले जाते हैं। और डबलिंग को क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं क्रोमोटिड। क्रोमेटिड, क्रोमोटिड। ये जो क्रोमेटिड होते हैं, क्रोमोटिड के ऊपर क्या चीज होती है? जीन होते हैं। जीन होते हैं, जीन। अगर एक खंड को हम देखें, केवल इस वाले खंड को देखें, तो ये धागा ही तो था। ये धागा इस तरह से रहता है, इस तरह से स्प्रिंग की तरह रहता है। अगर इसको और क्लियरली करेंगे तो ये धागा इस तरह से
दोनों धागे अलग अलग रहते हैं, दोनों धागे रस्सी की तरह लिपटे हुए रहते हैं। अगर इन दोनों को और खींचेंगे तो इस तरह से ये दोनों धागे दिखाई देंगे, इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग से कनेक्टिविटी रहती है। तो ये क्या होता है? डीएनए। तो अगर हम ये कहें कि गुणसूत्र के ऊपर ये जो जीन है, जीन, और जीन किसके बने होते हैं? डीएनए के। तो इसकी इकाई क्या है? डीएनए है, डीएनए है। तो डीएनए जीन का पार्ट है, जीन गुणसूत्र का पार्ट है, गुणसूत्र क्रोमेटिन धागे का पार्ट है। तो इनमें बड़ा कंफ्यूजन होता है कि कभी जीन का नाम आता है, कभी डीएनए का आता है। क्लियर हो गया एकदम? कैसे जीन आएगा निकल करके और जीन से डीएनए आएगा। अब हम डीएनए की अगर बात करें अकेले की, तो डीएनए कुछ इस तरह से होता है। ATGC। ए का मतलब है एडिनिन, एडिनिन यहां से क्वेश्चन बनेगा इसलिए लिख रहे हैं। थाइमीन, और जी का मतलब है ग्वानिन, और सी का मतलब है साइटोसिन। क्या होता है? ए हमेशा टी से जुड़ता है डबल बॉन्ड से, जी हमेशा सी से जुड़ता है ट्रिपल बॉन्ड से। ये बॉन्ड क्या है? ये हाइड्रोजन बॉन्ड है। सिंगल, और इसके बीच में डबल। चलो, डबल बॉन्ड, ये क्या है? हाइड्रोजन बॉन्ड। और यहां पर क्या चीज होगा? पेंटोज शुगर होती है, ये पेंटोज शुगर होती है। यहां भी पेंटोज शुगर होगी, पेंटोज शुगर। और पेंटोज शुगर से क्या जुड़ा होता है? फास्फेट जुड़े होते हैं। तो हमारा क्वेश्चन क्या बनेगा कि एक डीएनए में क्या क्या चीज होती है? तो एक डीएनए में एक क्या होती है? एक तो होती है शुगर। शुगर कौन सी होती है? पेंटोज शुगर। दूसरी चीज होती है फॉस्फेट, और तीसरी चीज होती है क्या? ये नाइट्रोजनी क्षार, नाइट्रोजनी बेस। दो तरह के होते हैं, एक प्यूरिन क्षार, एक प्रीमिडिन क्षार। ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। एक प्यूरिन क्षार होते हैं, एक प्रीमिडिन क्षार होते हैं। और ये सब क्या है? ये नाइट्रोजनी क्षार हैं। और अगली चीज होती है हाइड्रोजन बॉन्ड डीएनए में। और आरएनए में क्या होता है? आरएनए में, डीएनए में ये डबल हेलिक्स होता है, आरएनए में केवल अकेला होता है। अगर केवल एक तरफ की सीढ़ी को उठा लो तो ये आरएनए रह गया। आरएनए में डबलिंग नहीं होती। तो डबल डीएनए का मतलब यही है, डबल डबल, या कह सकते हैं डाई हेलिक्स, डबल डाई हेलिक्स। और यहां केवल सिंगल हेलिक्स होगा। ये डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया था? वाटसन एंड क्रिक ने। यहां तक कोई कंफ्यूजन हो तो बताओ, है किसी कोई कंफ्यूजन? क्यों, गर्मी बहुत लग रही है? किसे लगी गर्मी? किसे लगी? अरे अब वहां एग्जाम सेंटर पे गर्मी लगेगी, फिर क्या करोगे? क्या? कुछ नहीं चलता है। 12वीं मंजिल पे है सेंटर, गर्मी है, एक में बहुत गर्मी रहती है, घुटन रहती है, परेशान हो जाओगे। धूप में? बताइए, धूप में दिया। अरे बहुत सारे सेंटर देखिए ऐसे ही है। अभी हम भी सेंटर ले लें, हम व्यवस्था ना करें, क्या कर लेगा कोई? भाई ऐसे ही जैसी व्यवस्था मिल रही है वैसे में बैठिए। यहां तक किसी कोई कंफ्यूजन? यूरोसिल, यूरोसिल आरएनए में होता है वो। हाँ, थाइमीन की जगह पर